हाँ जी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस की कंडीशन होती है या तो उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो, या उसमें कार्बन कार्बन डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में कोई ग्रुप प्रेजेंट हो विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दीज लोन पेयर्स आल्सो गेट्स डीलोकेलाइज्ड। या किसी मॉलिक्यूल में डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में कोई ग्रुप प्रेजेंट हो जिसके पास लोन पेयर हो और नेगेटिव चार्ज हो। सेकेंड और थर्ड कंडीशन मोर और लेस एक ही है। तो डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में एम्प्टी ऑर्बिटल रहते हैं तो दिस एम्प्टी ऑर्बिटल will also takes part in conjugation in resonance। एम्प्टी ऑर्बिटल भी रेजोनेंस में पार्ट लेता है। एलाइल क्लोराइड, इसमें क्लोरीन रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है क्योंकि वो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, बट इस क्लोरीन के जाने से जो कार्बन के पास ऑर्बिटल खाली होता है, ये खाली ऑर्बिटल रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन करता है और इस एलाइल कार्बोकैटायन में रेजोनेंस पाया जा रहा है, जिसके कारण एक्चुअल हाइब्रिड में पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर भी अपीयर होगा, इस कार्बन पर भी अपीयर होगा, बिकॉज एक्चुअल हाइब्रिड इन दोनों का कोई हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। एक्चुअल स्ट्रक्चर इन दोनों का कोई हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स के कारण 2 इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। कार्बन 3 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, मगर ये खाली ऑर्बिटल था तो इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं था। इस पूरे सिस्टम पर एक प्लस चार्ज रहेगा, केवल 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हैं 3 ऑर्बिटल्स के कारण। लेकिन इस कंडीशन में आपको ये देखना चाहिए कि जिस एटम पर पॉजिटिव चार्ज है क्या वाकई में उसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल है। कई बार ये होता है कि पॉजिटिव चार्ज एटम के पास होता है मगर उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल एनिलीन में नाइट्रोजन के पास एक फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन अपने इस फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से H+ आयन से जुड़ जाता है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज तो आता है बट एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं रहता है। एम्प्टी ऑर्बिटल तब बनता है जब कोई बॉन्ड तोड़कर चला गया हो। यहाँ पर तो H+ आया था, इसलिए अगर आप इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऐसा लिखते हैं तो ये गलत बॉन्डिंग हो जाएगी। नाइट्रोजन के पास में ऑर्बिटल खाली नहीं था और आपने ये वाली बॉन्डिंग कर दी। यहाँ पर भरा हुआ ऑर्बिटल था लेकिन यहाँ खाली नहीं था तो ये बॉन्ड नहीं बन सकता था। तो एनिलीनियम आयन में ये फोर्थ कंडीशन वाला रेजोनेंस नहीं होगा, मगर एनिलीनियम आयन में फर्स्ट कंडीशन वाला रेजोनेंस होगा बेंजीन के अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स के कारण। तो एनिलीनियम आयन के ये 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स माने जाएंगे जिसमें रेजोनेंस केवल इस रिंग में चल रहा है। तो कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस, जब किसी मॉलिक्यूल में डबल सिंगल कॉन्जुगेशन होता है तो रेजोनेंस होता है। डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में लोन पेयर होते हैं। डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में एम्प्टी ऑर्बिटल रहता है। जब किसी मॉलिक्यूल में डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में कोई ग्रुप प्रेजेंट रहता है विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में कोई ग्रुप प्रेजेंट रहता है विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आल्सो पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन की 3 ही वैलेंसी है, चौथी वैलेंसी अभी पूरी नहीं हुई है। तो मतलब इस कार्बन के पास में
हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है कि एम्प्टी ऑर्बिटल है या फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है? इस कार्बन के पास में एक एम्प्टी ऑर्बिटल है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है कि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। इसके पास एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। अब ये डीलोकेलाइज होना है इस पाई बॉन्ड के साथ, तो इसके लिए ये पाई बॉन्ड को इस तरफ टूटना चाहिए कि इस तरफ टूटना चाहिए? इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? उसके लिए हमें इस पाई बॉन्ड को लेफ्ट हैंड साइड तोड़ना चाहिए कि राइट हैंड साइड तोड़ना चाहिए? सर लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड तोड़ दिया ऐसा इधर, तो यहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल आ जाएगा और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बॉन्डिंग को अलाउ करेगी क्या? एक एम्प्टी ऑर्बिटल और एक हाफ फील्ड, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब एक एम्प्टी हो तो दूसरा फुल फील्ड हो, या फिर दोनों हाफ फील्ड हो। सर राइट साइड तोड़ना चाहिए। अगर इसको राइट साइड तोड़ा तो यहाँ पर फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल आएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको अलाउ करेगी क्या बॉन्डिंग को? अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्डिंग की दो कंडीशन है, या तो ओवरलैपिंग इन ऑर्बिटल्स की हो या ओवरलैपिंग इन ऑर्बिटल्स की हो। ये दोनों ही कंडीशन नहीं आ रही है। तो इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम एक काम करें, इस बॉन्ड को इधर और इधर ना तोड़कर इसको इक्वली दोनों तरफ तोड़ दें, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करा दें। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दें और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दें। तो इसके कारण क्या होगा? इसके पास में ऐसा ऑर्बिटल आ जाएगा और ये तो है ही, तो ये दोनों बॉन्डिंग कर लेंगे। इसके पास में एक ऐसा ऑर्बिटल आ जाएगा, मींस द न्यू कंडीशन विल बी दिस वन। तो इस मॉलिक्यूल में ये पाई बॉन्ड यहां ना रहकर यहां आ जाएगा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां ना रहकर यहां पहुंच जाएगा और इस तरह से डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा इसमें। मतलब जब डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बना लिए जाते हैं। बताइए इस मॉलिक्यूल में कितने ऑर्बिटल्स के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है? सर 3 ऑर्बिटल्स के कारण 3 इलेक्ट्रॉन का। 3 ऑर्बिटल्स के कारण 3 इलेक्ट्रॉन्स का। इस कार्बन के पास एक ऑर्बिटल है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक ऑर्बिटल है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक ऑर्बिटल है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और ये तीनों डीलोकेलाइज है। तो जब किसी मॉलिक्यूल में डबल सिंगल कॉन्जुगेशन होता है तब रेजोनेंस होता है। डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, ये सब रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं। तो रेजोनेंस की जो बेसिक डेफिनेशन है, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकेलाइजेशन वाया सुटेबल पोजीशन ऑफ ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये हाफ फील्ड भी हो सकते हैं, फुल फील्ड भी हो सकते हैं, एम्प्टी भी हो सकते हैं। बेंजीन पर CH3 ग्रुप लगा था, इसका एक हाइड्रोजन क्लोरीन रेडिकल लेकर चला गया। चूंकि यह क्लोरीन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो वह यहाँ से H+ या H- नहीं निकालेगा, बल्कि वो यहाँ से H एटम निकालेगा। तो उसके लिए इस बॉन्ड को होमोलिटिक तोड़ेगा और इससे HCl बन गया। इसके कारण बेंजीन पर एक CH2 ग्रुप बचा जिसमें कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दिस इज कॉल्ड बेंजाइल फ्री रेडिकल। ये बेंजाइल फ्री रेडिकल कहलाएगा। तो दिस बेंजाइल फ्री रेडिकल, इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? बेंजाइल फ्री रेडिकल, इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? कौन सी कंडीशन वाला रेजोनेंस होगा? सर होगा 5th कंडीशन से। कौन सी कंडीशन वाला? सर 5th। 5th कंडीशन वाला रेजोनेंस उसमें होगा।
कितने ऑर्बिटल्स के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज रहेंगे? सर 7 के कारण 7। 7 ऑर्बिटल्स के कारण 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाइए बेंजाइल फ्री रेडिकल के। अपनी कॉपी में कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कीजिए। चूंकि इस कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इस पाई बॉन्ड को होमोलिटिक तोड़ लेता हूं। दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इस वाले कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो जाएगी और यहां एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। ये पहला कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां भी अनपेयर्ड आ जाए तो बॉन्डिंग यहां हो सकती है। तो यहां वाले पाई बॉन्ड को होमोलिटिक तोड़ दिया, तो ये अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। फिर इस वाले पाई बॉन्ड को होमोलिटिक तोड़ देंगे तो अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर इस वाले पाई बॉन्ड को होमोलिटिक तोड़ देंगे तो अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। So these are the 5 canonical structures of benzyl free radical, जिसमें 7 ऑर्बिटल्स के कारण 7 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो रहे हैं। तो कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस, अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल सिंगल कॉन्जुगेशन होता है तो रेजोनेंस होता है। डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं तो रेजोनेंस होता है। एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं तो रेजोनेंस होता है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं तो रेजोनेंस होता है। नेक्स्ट, when just adjacent to an empty orbital, when just adjacent to an empty orbital an atom is present with fully filled orbitals, when just adjacent to an empty orbital an atom is present with fully filled orbitals, then strong resonance stabilization occurs। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एक एटम ए है, उसके पास में एक एम्प्टी ऑर्बिटल है और इसके ठीक पास में एक एटम बी है जिसके पास में भरा हुआ ऑर्बिटल है, मतलब एक एटम के पास एम्प्टी है और उसके ठीक पास एक एटम है जिसके पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो ये यहां ना रहकर इसके साथ ओवरलैप हो जाता है और इसको स्ट्रांगली रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देता है। सपोज आपके पास में ये एक कार्बोकैटायन है। अब अगर हम इसमें देखें तो पहली कंडीशन वाला रेजोनेंस नहीं होगा बिकॉज उसमें डबल बॉन्ड ही नहीं है, ना तो सेकंड कंडीशन वाला होगा, ना थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई सा भी कंडीशन वाला नहीं होगा। लेकिन इसमें सिक्स्थ कंडीशन वाला रेजोनेंस होगा बिकॉज इसमें इस कार्बन के पास में एक एम्प्टी ऑर्बिटल है और इसके ठीक पास में एक ऑक्सीजन एटम है जिसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्सीजन अपना भरा हुआ ऑर्बिटल लोन पेयर इसके एम्प्टी ऑर्बिटल को दे देता है और
एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना देता है। इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में और इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? सर डबल बॉन्ड है। और पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ ऑक्सीजन पे। और ऑक्टेट के हिसाब से बताइए इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर और इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में क्या फर्क है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट? इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में इस कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि इसमें सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है और उसमें कुछ कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बन जाते हैं जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट है, तो काफी स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आती है। अभी तक इसके पहले वाले जितने थे उनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले स्ट्रक्चर बनते थे, किसी ना किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता था। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम के पास में एम्प्टी ऑर्बिटल रहता है और उसके ठीक पास में कोई एक ऐसा एटम प्रेजेंट रहता है जो लोन पेयर रखता है, तो वो लोन पेयर देकर बॉन्डिंग करा देता है। यहां पर कितने ऑर्बिटल्स के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो रहे हैं? कितने ऑर्बिटल्स के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो रहे हैं? सर 2 ऑर्बिटल्स के कारण 2 इलेक्ट्रॉन। 2 ऑर्बिटल्स के कारण 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक बात मुझे बताओ कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ही ऑर्बिटल हो तो बॉन्ड लोकेलाइज रहता है कि डीलोकेलाइज रहता है? लोकलाइज्ड। लोकलाइज। देन हाउ कैन यू से कि 2 ऑर्बिटल के कारण 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज है? डीलोकेलाइज होने के लिए कम से कम कितने एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए या कितने ऑर्बिटल्स एटलीस्ट होने चाहिए? 3। 3 नहीं, यहाँ पर वो आंसर सही था आपका। यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स के कारण 2 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हुए हैं। कायदे से इस इलेक्ट्रॉन को रहना किसके ऊपर चाहिए था? बेसिकली अगर हम देखें तो इस इलेक्ट्रॉन को होना किसके पास ऊपर चाहिए था? ऑक्सीजन। लोन पेयर है तो इसको तो एक एटम पे होना चाहिए था। यहाँ लोन पेयर है, वो एक एटम की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो लोन पेयर ऑक्सीजन एटम का है मगर वो कार्बन तक डीलोकेलाइज हो गया है। मतलब जिस एटम को एक सिंगल एटम पे होना चाहिए था ऑक्सीजन पर बीइंग लोन पेयर, वो 2 एटम्स के ऊपर नीचे आ गया। इसलिए इट इज अ काइंड ऑफ डीलोकेलाइजेशन ओवर 2 एटम्स। तो दैट आंसर वाज करेक्ट। 2 ऑर्बिटल्स के कारण 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हुए हैं और इसमें एक ऐसा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन गया है जिसमें सभी एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट है। ये काफी स्टेबिलिटी देता है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। कौन सी कंडीशन वाला? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल, इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा और कौन सी कंडीशन वाला होगा? किसी ने कहा था होगा? किसने कहा था? श्रेया आपने कहा था सर 6th वाला होगा। 6 अभी वाला जो कैसे अपन होगा? हाँ एक्सप्लेन करो ना उसको। 6 वाला होगा तो कैसे होगा? सर फ्लोरीन से ब्रेक होगा बॉन्ड बोरोन और फ्लोरीन के बीच में सबसे पहले। सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर दोगे क्या? सर बोरॉन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, फ्लोरीन के पास एक बड़ा लोन पेयर है, तो एक बोरॉन के पास में एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, क्योंकि बोरॉन को अगर हम देखें तो बोरॉन के पास में आउटर मोस्ट शेल में कंडीशन रहती है 2s2 2p1 इन द ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में कंडीशन होती है 2s2 2p2 और बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज रहता है तो भी एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल उसके पास रहता है एंड दैट इज एम्प्टी।
तो बोरॉन के पास में एक एम्प्टी ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास लोन पेयर है। व्हेन जस्ट एडजेसेंट टू एन एम्प्टी ऑर्बिटल एन एटम इज प्रेजेंट विथ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, ये कंडीशन है। तो ये फ्लोरीन इस बोरॉन दिख नहीं रहा है यहाँ पर। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने BF3 का स्ट्रक्चर बताया था, तो मैंने कहा था कि इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर रहता है और प्लेन के परपेंडिकुलर एक एम्प्टी p ऑर्बिटल रहता है, जिसको बनाते नहीं है लेकिन वो होता है। तो ये उसमें अपना लोन पेयर दे देगा और ये स्ट्रक्चर बना देगा। और BF3 के पास ऐसे कितने स्ट्रक्चर बन सकते थे? 3। BF3 के पास ऐसे 3 स्ट्रक्चर बन सकते थे, एक बार इस फ्लोरीन से लोन पेयर, एक बार इस फ्लोरीन से और एक बार इस फ्लोरीन से। तो इसके कारण काफी स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन BF3 में होगा। तो ये 6th कंडीशन वाला रेजोनेंस है। BF3 में बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट रहता है कि इनकम्प्लीट रहता है? इनकम्प्लीट। लेकिन फ्लोरीन के कारण थोड़ा सा कंप्लीट हो जाता है। फ्लोरीन के कारण थोड़ा सा कंप्लीट हो जाता है क्योंकि अब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसमें देखो ना ऑक्टेट कंप्लीट है। तो वैसे तो हम कहेंगे कि BF3 में बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है, बट उतना इनकम्प्लीट नहीं रहता है, एग्जैक्ट पूरा इनकम्प्लीट नहीं रहता है, पार्शियली वो थोड़ा फुलफिल हो जाता है फ्रॉम दिस फ्लोरीन्स। अच्छा, BF3 में जब रेजोनेंस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन बोरॉन को दे रहा है यह बनाने के लिए। फ्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बोरॉन से, तो फ्लोरीन और बोरॉन में इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाना चाहिए? फ्लोरीन की तरफ। फ्लोरीन की तरफ। लेकिन यहां पर किसकी तरफ जा रहे हैं? बोरॉन। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। इस टाइप की जो बॉन्डिंग है इसको बैक बॉन्डिंग कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि BF3 में बैक बॉन्डिंग हो रही है। वो बैक बॉन्डिंग बेसिकली ये 6th कंडीशन वाला रेजोनेंस ही है। ऐसे यहां पर भी बैक बॉन्डिंग बोली जाएगी। ऑक्सीजन जो कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसने लोन पेयर दे दिए कार्बन को। तो दिस 6th कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इज आल्सो कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। इसके कारण बोरॉन को जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए BF3 में, बोरॉन उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता है, बिकॉज बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कुछ हद तक फुलफिल हो चुकी होती है। इसमें कोई डाउट है किसी को? अच्छा, ऐसा ही BCl3 में भी होगा। BCl3 में जो बोरॉन है वो ट्राइवेलेंट है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और एम्प्टी ऑर्बिटल रखेगा। क्लोरीन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन बोरॉन को देगा। तो बैक बॉन्डिंग BF3 में भी होगी और BCl3 में भी होगी। ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग किस में होगी? BCl3 वाई? because chlorine is lesser electronegative than fluorine. वेरी गुड। BCl3 में बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी बिकॉज क्लोरीन इज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन देने की बारी आएगी तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देना इजियर पड़ेगा। तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी किस में होगी? आपने कहा BCl3 में। कंसेप्ट ठीक लगाया लेकिन आंसर उल्टा है। ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग BF3 में है, जबकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। चलिए, आंसर मैंने बता दिया कि ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग BF3 में है।
अब आप रीजन सोचिए कि क्या हो सकता है ऐसा। ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग BF3 में है, जबकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। व्हाट शुड बी द रीजन? सर फ्लोरीन का साइज छोटा है, इसलिए वो ज्यादा अच्छे से बैक बॉन्डिंग कर पा रहा है, उसके ऑर्बिटल ज्यादा क्लोज आ पा रहे हैं। वेरी गुड। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है से हम कह सकते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड छोटा रहता है। क्लोरीन का साइज बड़ा होने से ये सिग्मा बॉन्ड लेंथियर होता है। अब हम जानते हैं कि एक पाई बॉन्ड कब बनता है? जब पहले एक सिग्मा बन जाता है। पाई बॉन्ड कब बनता है? दो ऑर्बिटल ये हैं जो पाई बनाएंगे, मगर दो ऑर्बिटल ये हैं जो सिग्मा बनाएंगे। इन दोनों ने सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये और पास आए, तो ये दोनों पास आके ओवरलैप करते हैं साइड। अब बताइए कि अगर पाई बॉन्ड लेंदी होने लगेगा तो सॉरी सिग्मा बॉन्ड अगर लेंदी होने लगेगा, सिग्मा बॉन्ड अगर लेंदी होने लगेगा तो कौन सा बॉन्ड वीक होने लगेगा? पाई बॉन्ड। pi bond. पाई बॉन्ड वीक होने लगेगा, क्योंकि जब सिग्मा बॉन्ड वीक होगा और ये ऑर्बिटल दूर जाएंगे तो ये तो पहले दूर जाने लगेंगे। तो अगर दो एटम के बीच में एक लेंदियर सिग्मा बॉन्ड है तो इनका पाई बॉन्ड वीकर रहता है, क्योंकि ये दोनों एटम दूर रहते हैं तो ओवरलैपिंग साइड वाइज होती है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं होती है। सिग्मा बॉन्ड छोटा होने से पाई बॉन्ड और अच्छा बनने लगता है, ओवरलैपिंग अच्छी होने लगती है। तो इसलिए ज्यादा प्रॉपर ओवरलैपिंग BF3 में है, तो BF3 में बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से उल्टा आंसर आ रहा है। बल्कि BBR3 में सिक्स्थ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है कि नहीं है? सर है। लेकिन BBR3 में बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। मतलब ये कंडीशन है बट रेजोनेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि BBR3 का ये सिग्मा बॉन्ड इतना लेंदियर होगा कि ये पाई बॉन्ड्स को ओवरलैप ही नहीं करने देगा। मींस इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है, बट दे कैन नॉट ओवरलैप। अच्छा ये बताओ, सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरॉन किस में है? BF3 में. BF3 में। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरॉन किस में है? BBR3 में. BBR3 में। BBR3 सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट BF3 में है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, आराम से मिल गए, अच्छे से मिल गए। BBR3 में मिले ही नहीं उसको। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरॉन BBR3 में है। अच्छा, अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम होता है तो वो लुईस एसिड होता है कि लुईस बेस होता है? लुईस एसिड होता लुईस एसिड। लुईस एसिड होता है। तो BF3 BBR3 और BCl3 में सबसे ज्यादा लुईस एसिडिक कौन होगा? So BBR3. BBR3 is more Lewis acidic than BCl3 is more Lewis acidic than BF3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से BF3 को ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड आना चाहिए था। तो ये सिक्स्थ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है। ये 5-6 कंडीशन होती हैं जिनसे आप देख सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा ये देखते तो आना ही चाहिए, मगर रेजोनेंस के कारण जो हो रहा है वो कंक्लूड करते आना चाहिए। वो नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी स्टेबिलिटी, ये कंक्लूड करते आना चाहिए आपको बाय यूजिंग द रेजोनेंस कॉन्सेप्ट। तो these are the conditions of resonance। अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है तो हम उसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं और ये कह देते हैं कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा
वो इन सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड होगा। बेंजीन के ये 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, उस एक्चुअल स्ट्रक्चर में बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो इन 5 स्ट्रक्चर का कोई हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड होगा मतलब उसमें इन 5 स्ट्रक्चर के कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। तो बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर में इस वाले स्ट्रक्चर का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होगा? बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर में इस वाले स्ट्रक्चर का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 20%। टोटल 5 स्ट्रक्चर है, तो इस वाले स्ट्रक्चर का 20%, इसका 20%, मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होगा वो 20% इसके जैसा दिखता होगा, 20% इसके जैसा दिखता होगा, 20% इसके जैसा दिखता होगा। ऐसा नहीं रहता है। A molecule can have multiple canonical structures and actual structure is a hybrid of all the structures, but the canonical structures will not have the equal contribution in the actual structure. Some canonical structures can have higher contribution in the actual structure, like benzene का जो actual structure होता है उसमें 80% contribution इन दोनों का होता है, 20% contribution इन तीनों का होता है। बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर 80% इनके जैसा दिखता है। मतलब बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो 80% के कुल स्ट्रक्चर जैसा दिखता है। अच्छा, एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम पेपर पे बना नहीं सकते, तो अगर हमको एक मॉलिक्यूल को लिखकर बताना हो और हम उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर तो पेपर पे लिख नहीं सकते, तो फिर हम उसको किससे बताएं? उसके किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से बताएं, या उस कैनोनिकल स्ट्रक्चर से बताएं जिसका कंट्रीब्यूशन उसके स्ट्रक्चर में ज्यादा है, या उस कैनोनिकल स्ट्रक्चर से बताएं जिसका कंट्रीब्यूशन उस स्ट्रक्चर में कम है। सर जिसका ज्यादा है। कंट्रीब्यूशन इसलिए ज्यादा वाला। जिसका ज्यादा है, इसीलिए बेंजीन को जब जनरल पर्पस के लिए बताना होता है तो हम या तो ये या फिर ये स्ट्रक्चर बता देते हैं, ये नहीं बताते हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसी मॉलिक्यूल के एक्चुअल स्ट्रक्चर में किस कैनोनिकल स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा और किसका कम रहेगा? अच्छा ये बताइए, ये 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये 5 इक्वली स्टेबल रहेंगे या इनकी स्टेबिलिटी कम ज्यादा हो सकती है? सर कम ज्यादा हो ज्यादा सकती हो है। सकती है। एबिलिटी कैन बी डिफरेंट। इनकी स्टेबिलिटी कम ज्यादा हो सकती है। तो जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा रहता है। द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ अ कैनोनिकल स्ट्रक्चर in the actual structure is directly proportional to its stability. The percentage contribution of a canonical structure in the actual structure is directly proportional to its stability. तो हमको इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेनी चाहिए। अगर हमें ये पता करना है कि कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर में ज्यादा कंट्रीब्यूशन रखेगा और कौन कम रखेगा, तो हमको स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेनी चाहिए इनकी। मतलब अच्छा, स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? जिस स्ट्रक्चर की पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी या जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगी? सर कम रहेगी। जिस स्ट्रक्चर की पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी वो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो हमको इन स्ट्रक्चर्स की एनर्जी कंपेयर कर लेनी चाहिए। बट अगेन, एनर्जी कंपेयर करने के लिए हमारे पास में थर्मोडायनेमिक डाटा नहीं है, तो हमें थ्योरेटिकली इन स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी, इन स्ट्रक्चर्स की एनर्जी कंपेयर करनी चाहिए। हमें थ्योरेटिकली इन स्ट्रक्चर्स की एनर्जी कंपेयर करनी है। बेंजीन के 5 स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4 एंड 5। बेंजीन के ये 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, मगर और भी हो सकते हैं, लाइक ये वाला। उस पाई बॉन्ड को
इन दोनों कार्बन एटम्स पर लोकेलाइज बताने के बजाय क्यों ना ब्रेक करके एज अ लोन पेयर इस कार्बन पर बताएं। या ऐसे बताएं, या फिर हम एक पाई बॉन्ड के बजाय 2 पाई बॉन्ड तोड़ दें। और एक ही पाई बॉन्ड रहने दें, या फिर हम सारे पाई बॉन्ड ही क्यों ना तोड़ दें। क्योंकि बाद में तो हम ये कह देंगे ना कि एक्चुअल स्ट्रक्चर इन सब में से कोई सा नहीं, वो सबका हाइब्रिड है। तो बेंजीन के ये और कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो सकते थे, स्ट्रक्चर 6, स्ट्रक्चर 7, स्ट्रक्चर 8, स्ट्रक्चर 9। ऐसे बेंजीन के कई सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एक स्ट्रक्चर से तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता वो ये हो सकता था जिसमें तीनों नेगेटिव चार्ज एक साथ और तीनों पॉजिटिव एक साथ, ऐसा भी हो सकता था। जब हमें 6 ऑर्बिटल्स को बनाना है और 6 इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग जगह लोकेलाइज रखना है, तो उन 6 ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह लोकेलाइज इतने तरीकों से रह सकते हैं। तो अब हमें बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर में इन 10 स्ट्रक्चर्स के कंट्रीब्यूशन की बात करनी है कि बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस कैनोनिकल स्ट्रक्चर का होगा। तो बताइए इनमें से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन से होंगे? सर 1 to 5। 1 to 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगे, क्यों? चार्ज नहीं। तो रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। पहला रूल, नॉन पोलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन पोलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। Non-polar canonical structures are more stable than polar canonical structures. ऐसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, उनकी तुलना में ऐसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगे जिनमें चार्ज नहीं पाया जाता है। क्योंकि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है किसी सिस्टम के पास और वो चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती कि घटती है? घटती है। घटती है, क्योंकि चार्ज जब न्यूट्रलाइज होता है अट्रैक्शन होता है, और वीबीटी में आपने देखा है जब अट्रैक्शन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है। तो नॉन पोलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन पोलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर 1 to 5 नॉन पोलर है, स्ट्रक्चर 6, 7, 8, 9, 10 पोलर है, इनमें चार्ज है। अच्छा, इसी बात को हम एक दूसरे तरीके से कह सकते हैं, द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स विथ मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स are more stable than the canonical structures with less number of covalent bonds. ऐसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिनमें ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं उन स्ट्रक्चर्स से जिनमें कम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। सपोज एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है जिसमें n+1 कोवेलेंट बॉन्ड्स है और एक है जिसमें n है, तो क्या हुआ होगा, वो जो एक कोवेलेंट बॉन्ड इसमें रहा होगा उसको आपने तोड़ के प्लस माइनस अलग कर दिए होंगे, जैसे कि इसमें देखो। तो अगर इसका मैं एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाता हूं ये, जिसमें इस बॉन्ड को मैंने इधर तोड़ दिया है
तो एक कोवेलेंट बॉन्ड कम आ जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा, मॉलिक्यूल में चार्ज आ जाएगा, और ये कम स्टेबल बोल रहे हैं हम। तो ये दोनों पॉइंट एक ही है। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के आधार पर हम स्ट्रक्चर 1 to 5 को डिफरेंशिएट कर सकते हैं 6 to 10। लेकिन स्ट्रक्चर 1 to 5 पांचों नॉन पोलर है। स्ट्रक्चर 1 to 5 जो है ये पांचों नॉन पोलर है। इनको आपस में कैसे कंपेयर करें? स्ट्रक्चर 1 to 5 जो है इनको आपस में कैसे कंपेयर करें? ये तो पांचों ही नॉन पोलर है। स्ट्रक्चर 1 to 5 में ज्यादा स्टेबल कौन से होंगे? सर 1 and 2। 1 and 2। वो तो मैंने पहले बता दिया 1 and 2, क्योंकि उनका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन 80% होता है। मगर क्यों? सर वो ज्यादा स्टेबल है। वही तो कि क्यों? सर क्योंकि 3, 4, 5 में सर शायद जो लेंथ है बॉन्ड की वो ज्यादा बड़ी है सर। जी, ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन सा होगा? जिसमें स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे या जिसमें वीकर कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे? स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर। बॉन्ड जब स्ट्रांग होता है, बॉन्ड जब स्ट्रांग होता है तो उसकी लेंथ छोटी होती है और वो पोटेंशियल एनर्जी को और कम करता है। क्योंकि हमें अगेन वीवीटी देखो, जितना ज्यादा नीचे जाओगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे उतना पीछे जाते हुए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस थी। तो बॉन्ड की लेंथ जितनी छोटी होगी बॉन्ड उतना स्टेबल रहता है। इसमें स्मॉलर लेंथ वाले पाई बॉन्ड रहेंगे, जबकि इसमें ये लेंदियर पाई बॉन्ड है, इसमें ये लेंदियर पाई बॉन्ड है, इसमें ये लेंदियर पाई बॉन्ड है। द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स विथ stronger bonds are more stable than the canonical structures with weaker bonds। उस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 कम स्टेबल होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे स्ट्रक्चर 3, 4, 5 से। अच्छा, स्ट्रक्चर 1 और 2 इक्वली स्टेबल होंगे बिकॉज दे आर आइडेंटिकल। उनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, दे आर आइडेंटिकल। स्ट्रक्चर 3, 4, 5 आर आइडेंटिकल। तो स्ट्रक्चर 1, 2 ज्यादा स्टेबल है स्ट्रक्चर 3, 4, 5 से ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट नंबर 3। बाकी के स्ट्रक्चर कम स्टेबल है ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट नंबर दिस। अब बात आई स्ट्रक्चर 6, 7, 8, 9, 10, इनमें आपस में कंपेयर कैसे करें? स्ट्रक्चर 6, 7, 8, 9, 10 स्ट्रेंथ ऑफ पोलैरिटी से। स्ट्रेंथ ऑफ पोलैरिटी मतलब सर जो जितना ज्यादा पोलर है वो वो उतना, सर जो जितना ज्यादा पोलर रहेगा वो उतना कम स्टेबल रहेगा। ठीक है। लेस पोलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन हाई पोलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इसमें केवल 1 प्लस माइनस है, जबकि इसमें 2 प्लस 2 माइनस है, इसमें 3 प्लस 3 माइनस है। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर लेस पोलर ज्यादा स्टेबल होते हैं हाई पोलर से, क्योंकि जितना लेस पोलर होगा वो उतना कोवेलेंसी की तरफ जा रहा होगा। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो स्ट्रक्चर 6 और 7 को आप अलग कर लोगे स्ट्रक्चर 8, 9, 10 से, बट 6 और 7 इक्वली पोलर है। लेस पोलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन हाई पोलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इससे डिफरेंशिएट हो जाएंगे 6, 7 बाकी के 8, 9, 10 से। बट 6 और 7 के बीच में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? वो इक्वल पोलैरिटी रख रहे हैं, 1 प्लस 1 माइनस। सर चार्जेस जितने दूर रहे उतना वो ज्यादा स्टेबल। उतना स्टेबल रहेगा कि कम स्टेबल रहेगा? सर ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। वो कम स्टेबल रहेगा। चार्जेस जितना दूर रहेंगे वो उतना कम स्टेबल रहेगा। ये बताओ, ये अपोजिट चार्जेस हैं तो इनके बीच में फोर्स अट्रैक्टिव रहेगा कि रिपल्सिव रहेगा?
अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव फोर्स जो रहेगा, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। Inversely proportional to R square. तो आर अगर ज्यादा रहेगा तो सर लेस स्टेबल रहेंगे। लेस आर अगर ज्यादा रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा तो स्टेबिलिटी कम रहेगी। लेकिन ये बात जो हम कर रहे हैं वो अपोजिट चार्जेस के लिए कर रहे हैं। मतलब ये फिफ्थ वाला पॉइंट हम लिख सकते हैं, फॉर द अपोजिट चार्जेस द कैनोनिकल स्ट्रक्चर विथ लेस चार्ज सेपरेशन is more stable than the canonical structures with high charge separation. लेकिन अपोजिट चार्जेस की बात कर रहे हैं। यही बात पलट जाएगी अगर वो इक्वल सेम चार्जेस होते तो। यही बात गलत हो जाती है अगर वो सेम चार्जेस होते तो, क्योंकि सेम चार्ज होते तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता, डिस्टेंस कम रहने पे फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाता। तो स्ट्रक्चर 6 में लेस चार्ज सेपरेशन है, इसमें ज्यादा चार्ज सेपरेशन है। तो स्ट्रक्चर 6 यहां रहेगा, स्ट्रक्चर 7 उसके ऊपर रहेगा। फिर स्ट्रक्चर 8 में 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, इसमें 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। तो स्ट्रक्चर 8 यहां आएगा। 9 और 10 में से ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? 9. 9 और 10 में से ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? 9, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट है। मतलब अट्रैक्शन कुछ तो होगा। यहाँ तो नेगेटिव एकदम पास आ गए, यहाँ पर नेगेटिव थोड़ा दूर है, नेगेटिव काफी दूर है, पॉजिटिव काफी दूर है, या तो नेगेटिव बहुत पास है। यही इसी का उल्टा हो गया। तो स्ट्रक्चर 9 यहाँ रहेगा और 10 बहुत ही ऊपर रहेगा। मीन्स उसको तो यहाँ लिखना ही नहीं चाहिए। इवन इन सबको यहाँ नहीं लिखना चाहिए। वो तो हम रिलेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं, वरना वो 10 तो बहुत ही ऊपर चला जाएगा एनर्जी वाइज। अच्छा, किसी मॉलिक्यूल के जो बहुत ज्यादा एनर्जी वाले स्ट्रक्चर होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन एक्चुअल स्ट्रक्चर में बेहद कम होता है। इतना कम होता है कि निग्लिजिबल होता है। तो जनरली किसी मॉलिक्यूल के कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जो बहुत ज्यादा एनर्जी वाले होते हैं उनको हम बताते ही नहीं है। जैसे बेंजीन के इन स्ट्रक्चर्स को बताते ही नहीं है, सिर्फ इनको बताते हैं। तो किसी मॉलिक्यूल के केवल उन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को बना के बताया जाता है जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रखते हैं, लेसर एनर्जी वाले होते हैं। बहुत हायर एनर्जी वाले इनसिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रखते हैं, उनको बताना जरूरी नहीं रहता है। इसलिए बेंजीन के, अगर क्वेश्चन आता है बेंजीन के कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, तो वैसे तो सही आंसर कितना होगा? 10। 10 से भी ज्यादा हो सकता है। आप सिग्मा बॉन्ड भी तोड़ दो, या चलो 10, लेकिन उसमें आप आंसर अगर देते हो 5 और वही आंसर मान लिया जाता है कि ठीक है, तो भी वो गलत बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत इनसिग्निफिकेंट है। वो तो अभी मुझे ये समझाना था, इसलिए मैंने बनाया। अच्छा, 10th स्ट्रक्चर सपोज यहाँ आ रहा है, हालांकि और ऊपर आएगा, बट बना देता हूं, यहाँ लिख देता हूं। 10th स्ट्रक्चर की एनर्जी यहाँ है, फर्स्ट और सेकंड की एनर्जी यहाँ है। बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो इन सबका कोई हाइब्रिड होगा। तो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर एनर्जी वाइज कहाँ लाई करेगा? 1 और 2 के पास। बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर यहां इन सब के एवरेज यहां लाई करेगा, यहां लाई करेगा, पॉइंट नंबर 2 पे लाई करेगा, पॉइंट नंबर 3 पे लाई करेगा। 3 पे। बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर कहाँ लाई करेगा? 3 पे। बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर इन सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? इन सब की एनर्जीज का सम, या इन सब की एनर्जीज का डिफरेंस, या इन सब की एनर्जीज का एवरेज? सर एवरेज। नहीं सर, जो सबसे स्टेबल है उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा।
मेरे क्वेश्चन का आंसर बताइए ना आप। बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर की एनर्जी कितनी होगी? इन सब की एनर्जीज का सम, इन सब की एनर्जीज का डिफरेंस, या इन सब की एनर्जीज का एवरेज? Average. अगर उसकी एनर्जी एवरेज रही तो वो कहाँ लाई करेगा? 2. पॉइंट नंबर सेकंड 2। पॉइंट पे। तीनों ही आंसर गलत है, मैंने ऑप्शन सही दिए ही नहीं थे। बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो इन सभी स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड होता है, मगर उसकी एनर्जी इन सब की एनर्जी का एवरेज नहीं रहती है, क्योंकि अगर उसकी एनर्जी इन सब की एनर्जी का एवरेज होती तो वो यहाँ लाई करता, क्योंकि एवरेज जो रहता है वो डाटा के बीच में लाई करता है, वो डाटा के मिनिमम वैल्यू से ऊपर रहता है, मैक्सिमा से नीचे रहता है। बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर दरअसल यहाँ लाई करेगा, इन सब से नीचे। रेजोनेंस एक कॉन्सेप्ट है या रेजोनेंस एक प्रोसेस है? Concept. रेजोनेंस इज अ कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट अ प्रोसेस। कई लोग ऐसा समझते हैं कि रेजोनेंस एक प्रोसेस है जिसमें कैनोनिकल स्ट्रक्चर तेजी से एक दूसरे में बदल रहे होते हैं। मतलब बेंजीन फॉर अ टाइम बिंग इस स्ट्रक्चर में रहता है, फिर तत्काल वो इसमें बदल जाता है, फिर एकदम से वो इसमें बदल जाता है, और तेजी से वो एक स्ट्रक्चर एक दूसरे में बदल रहे होते हैं बड़ी तेजी से। हालांकि अगर बेंजीन ऐसा करता, वो अपने इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में तेजी से बदलता रहता, तो बेंजीन की प्रॉपर्टी कैसी मिलती? इसके जैसी या इन सबके एवरेज जैसी? इन सबके एवरेज जैसे। तब भी हमको बेंजीन की प्रॉपर्टी इन सबके एवरेज जैसी मिल जाती, मगर ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि मॉलिक्यूल अपने कैनोनिकल स्ट्रक्चर में तेजी से इंटरकन्वर्जन कर रहा है, इसलिए एवरेज प्रॉपर्टी दे रहा है, तो इससे क्या होता? रेजोनेंस एक प्रोसेस हो जाती, पहली बात तो। दूसरी बात, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स रियल एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हो जाते जो एक दूसरे में तेजी से बदल रहे हैं, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये सब नॉन एग्जिस्टिंग हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। एक्चुअल स्ट्रक्चर एक फिक्स रहता है, वो कुछ कर नहीं रहा होता है, उसमें कुछ हो नहीं रहा होता, रेजोनेंस प्रोसेस नहीं है। फर्क कहां आता? अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे में तेजी से बदल रहे होते तो एक्चुअल स्ट्रक्चर की एनर्जी यहां आती, बट रेजोनेंस एक प्रोसेस नहीं है। एक्चुअल स्ट्रक्चर एक फिक्स रहता है और उसकी एनर्जी इन सब से कम रहती है, और हेंस रेजोनेंस हाइब्रिड जो रहता है वो अपने किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल रहता है। अगर पहले वाली बात करें कि एक्चुअल स्ट्रक्चर की एनर्जी एवरेज होती तो वो यहां लाई करता, तो वो एक्चुअल स्ट्रक्चर इन स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता, मगर वो फिर इनसे कम स्टेबल होता अगर वो यहां लाई करता तो। कुछ बात समझ रहे हैं मेरी? अगर वो यहां लाई करता तो वो इनसे कम स्टेबल रहता, बट रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा अपने किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ज्यादा ही स्टेबल रहता है। अच्छा, हमें पता करना है कि किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी आई है, मतलब वो अपने किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल ही है। तो अब हमें पता करना है कि वो रेजोनेंस स्टेबिलिटी कितनी है उसमें, बाय व्हाट एनर्जी इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो उस एनर्जी को हम कहां से मेजर करें? इस हाईएस्ट एनर्जी से यहां तक का डिफरेंस, या इस एवरेज से यहां तक का डिस्टेंस, या इस लोएस्ट एनर्जी वाले से यहां तक का डिफरेंस? सर लोएस्ट वाले से। लोएस्ट एनर्जी वाले से। रेजोनेंस के कारण कितना स्टेबिलिटी आई है उसको कंपेयर करने के लिए इस हाईएस्ट एनर्जी वाले से यहां तक का डिफरेंस कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज ये हाईएस्ट एनर्जी वाला बहुत ही इनसिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रखता है, एंड इन मैक्सिमम केसेस वो डिफाइंड ही नहीं रहता है। और अगर ये डिफाइंड नहीं है तो एवरेज भी डिफाइंड नहीं रहेगा, तो मेजर आप यहां से भी नहीं कर सकते, और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इनका है। तो यहां से कंपेयर करते हैं मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर और एक्चुअल स्ट्रक्चर में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। किसी मॉलिक्यूल के मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर और उस एक्चुअल स्ट्रक्चर की एनर्जी में जो डिफरेंस रहता है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी।
इसलिए बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए केकुले स्ट्रक्चर लिए जाएंगे, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और इनकी एनर्जी से भी एक्चुअल बेंजीन की एनर्जी कम रहेगी। अच्छा, इन स्ट्रक्चर की एनर्जी कौन दे देगा आपको? अरे इस वाले स्ट्रक्चर की एनर्जी कौन दे देगा आपको? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन थ्योरेटिकल। और इसकी एनर्जी कौन दे देगा आपको? एक्सपेरिमेंटल। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन एक्सपेरिमेंटल। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन एक्सपेरिमेंटल माइनस एक्चुअल स्ट्रक्चर माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन थ्योरेटिकल, मतलब उसके मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में ये फार्मूला बताया था। कोई डाउट है इसमें किसी को? इसमें किसी को कोई डाउट है? तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कंपेयर करने के लिए कुछ जनरल रूल्स हमने बनाए। नॉन पोलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन पोलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। लेस पोलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन हाई पोलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। Canonical structure with more number of covalent bonds are more stable than canonical structure with less number of covalent bonds. Canonical structure with stronger covalent bonds are more stable than canonical structure with weaker bonds. Canonical structure with less charge separation of positive and negative is more stable than the reverse condition. The canonical structure in which octet of all the atoms are completed is more stable than the canonical structure in which octet of any atom is incomplete. ये तो अभी बताया था। वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसमें सभी एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट रहते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है बजाय उसके जिसमें किसी एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है। तो इसीलिए इन दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में से ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन सा होगा? सेकंड वाला। सेकंड वाला। सेकंड वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में से ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन सा है? इन दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में से ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन सा है? फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला क्यों? सर, क्योंकि उसमें ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। और
ऑक्टेट भी कंप्लीट है कार्बन। ऑक्टेट भी कंप्लीट कंप्लीट है। है। इस वाले में सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। मतलब लगभग सारे ही पॉइंट्स कह रहे हैं कि ये फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है सेकंड वाले से। एट्थ पॉइंट, द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स विथ एरोमेटिसिटी the canonical structures with aromaticity are exceptionally stable than canonical structures with non-aromaticity. दरअसल इसमें एरोमेटिसिटी है, हेंस ये ज्यादा स्टेबल है। जबकि ये बाकी सारे पॉइंट्स को डिसोबे कर रहा है। एरोमेटिसिटी क्या होती है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी इस पॉइंट को बस लिख लीजिए। अच्छा, एक मॉलिक्यूल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होगा। इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा। डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है ना। इस कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल है, इसके पास एक p ऑर्बिटल है, इसके पास एक p ऑर्बिटल, इसके पास एक p ऑर्बिटल है। 4 ऑर्बिटल डीलोकेलाइज होंगे, ये दोनों नहीं पार्ट लेंगे। ये बॉन्ड जब इधर तोड़ेंगे तब इसको इधर तोड़ देंगे, ताकि आपको इस मॉलिक्यूल का एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिल सके। लेकिन अगर इन्होंने इस बॉन्ड को इधर तोड़ा होता तो इसको इधर तोड़ना पड़ता। हम इस बॉन्ड को इधर और इसको इधर भी तोड़ सकते थे। इस मॉलिक्यूल में एक बार बॉन्ड्स को इधर तोड़ा है, एक बार इधर तोड़ सकते थे। तो इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है। 4 ऑर्बिटल्स के कारण 4 इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हुए हैं। 4 ऑर्बिटल्स के कारण 4 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हुए हैं। इनमें 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बने हैं। ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन सा होगा? फर्स्ट। फर्स्ट वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? लेस पोलर है। क्योंकि वो नॉन पोलर है। लेस पोलर नहीं, नॉन पोलर है वो तो पूरी तरह। अब बचे स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3। इन दोनों की स्टेबिलिटी आपस में कैसी रहेगी? फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये नॉन पोलर है, इसमें सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है। सेकंड और थर्ड ये पोलर है, चार्जेस के बीच में डिस्टेंस भी सेम है। ऑक्टेट यहां पर एक एटम का इनकम्प्लीट है कार्बन का, यहां पर ऑक्टेट ऑक्सीजन का इनकम्प्लीट है। तो स्ट्रक्चर 3 और 2 में कैसे कंपेयर करें? अगर किसी कैनोनिकल स्ट्रक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज
है और वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दो अलग अलग एटम्स पे लाई कर रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर क्या है, नेगेटिव चार्ज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लाई करे और पॉजिटिव चार्ज लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लाई करे, या नेगेटिव चार्ज लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लाई करे और पॉजिटिव चार्ज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लाई करे। सर फर्स्ट केस। फर्स्ट केस। नेगेटिव चार्ज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रहे ताकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से होल्ड करेगा अपने पास। मतलब द कैनोनिकल स्ट्रक्चर इन विच नेगेटिव चार्ज लाइज ऑन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम and positive charge lies on low electronegative atom is more stable than vice versa condition. नेगेटिव चार्ज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लाई करे और पॉजिटिव चार्ज लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर रहे, ये बात ज्यादा ठीक है, बजाय कि नेगेटिव चार्ज लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर और पॉजिटिव चार्ज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। स्ट्रक्चर 2 में नेगेटिव चार्ज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, पॉजिटिव लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, यहां पर पॉजिटिव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है। तो स्ट्रक्चर 2 ज्यादा स्टेबल होगा स्ट्रक्चर 3 से, बल्कि स्ट्रक्चर 3 तो इतना अनस्टेबल होगा कि हम इसके दो ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर बताएंगे, ये वाले दोनों, बस इसको बताएंगे ही नहीं। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर दोनों में ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहना है किसी एटम का, तो एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहे वो बहुत अनस्टेबल कर देगा मॉलिक्यूल को, एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहे वो चल जाता है। अच्छा, जब हम किसी मॉलिक्यूल के कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसी कंडीशन को बताते नहीं है, मैंने कहा कि ये इतना अनस्टेबल रहता कि हम इसको लिखते ही नहीं है, तो इसको लिखना अवॉइड कैसे करें, ये स्ट्रक्चर आप ना बनाओ, इस बात को अवॉइड कैसे करें कि आपसे ये स्ट्रक्चर ना बने। जब हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए बॉन्ड तोड़ेंगे और वो बॉन्ड दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बना होगा, तो हम उस बॉन्ड को किस डायरेक्शन में तोड़ेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड का direction। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ तोड़ देंगे। मतलब अगर आपके पास में एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको इस बॉन्ड को तोड़ना था C डबल बॉन्ड O को, तो आप इसको ऐसे तोड़ो तो चलता है, लेकिन अगर आप C डबल बॉन्ड O को ऐसे तोड़ रहे हैं तो वो गलत है। अभी तक तो हमने कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स मैक्सिमम वो वाले बनाए जिनमें हम बॉन्ड तोड़ते थे सेम एटम्स के बीच का, लेकिन अगर डिफरेंट एटम्स के बीच का पाई बॉन्ड तोड़ना है तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ तोड़ना चाहिए उसको, इससे ये वाले स्ट्रक्चर्स नहीं बनाओगे आप, सेफ रहोगे। तो इसीलिए जब मैं इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो पहले जब ये बॉन्ड तोड़ूंगा और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैं इसको इधर ही तोड़ लूंगा, ये इधर ही टूटेगा और मैं इसको उधर नहीं तोड़ूंगा, और नहीं तो फिर पहले दोनों तरफ तोड़ लो फिर बाद में ये वाली बात लगा लो। इसमें किसी को कोई डाउट है? तो ये हर तरह के मॉलिक्यूल में एप्लीकेबल होगा। हर तरह के मॉलिक्यूल में हर बात एप्लीकेबल नहीं होती, वरना इतनी सारी बातें क्यों पढ़ते हम। एसाइलियम आयन के दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं,
इनमें से ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन सा है? फर्स्ट। सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर है या पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, इसके हिसाब से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, लेकिन इसमें सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस इस ऑक्टेट कंप्लीशन की है। वैसे भी ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव चार्ज है तो वो यहां उतना अनस्टेबल नहीं है जितना यहां अनस्टेबल था। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आना यहां उतनी अनस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है जितना यहां कर रहा है। क्या फर्क है इन दोनों में? फर्स्ट वाले में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। फर्स्ट वाले में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज रहता है बट विथ कंप्लीट ऑक्टेट, तो उसको उतनी प्रॉब्लम नहीं बिकॉज उसने अपना लोन पेयर दिया था। लेकिन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और पॉजिटिव चार्ज आ गया है, मतलब जरूर इससे किसी ने बॉन्ड अपनी तरफ तोड़ा होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो ये बड़ी अनस्टेबल कंडीशन है, जबकि ये स्टेबल है, बल्कि इसके कंपैरिजन में ये स्टेबल कंडीशन है। मतलब हमेशा आप हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज देखकर उसको अनस्टेबल मत बोलो, आप ये देखो कि वो पॉजिटिव चार्ज आया कैसे है। तो स्ट्रक्चर 2 ज्यादा स्टेबल है इस केस में। यहां पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है मगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां पर ये स्ट्रक्चर बेहद अनस्टेबल है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। So these are the conditions for comparison of relative stabilities of canonical structures. ठीक है, कोई डाउट है किसी को अभी तक जो बताया उसमें? सर जैसे आपने बताया कि एरोमेटिसिटी और ऑक्टेट कंप्लीशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टेबिलिटी कंपैरिजन में, तो सर बाकी पॉइंट्स में भी सर आप एक बार बता सकते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा स्टेबिलिटी के मामले में? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करने वाली बात है, इसलिए उनका कोई ऑर्डर हम नहीं बता सकते हैं कि इसके बाद ये पॉइंट आएगा उसके बाद ये पॉइंट आएगा। सो रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हमने देखी, और हमने देखा कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस कैसे चेक करते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, रेजोनेंस यूज करके कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करते हैं। सर रेजोनेंस एनर्जी का जो वैल्यू होगी वो तो नेगेटिव आएगी ना फिर, क्योंकि थियोरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल हो रहा है फिर तो। रेजोनेंस एनर्जी को लेते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल, जबकि एक्सपेरिमेंटल वाली एनर्जी कम रहनी है तो रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव आती है, और रेजोनेंस एनर्जी को नेगेटिव ही लाते हैं क्योंकि एनर्जी कम हुई होती है। तो रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतना ज्यादा रेजोनेंस स्टेबिलिटी आएगी। मतलब रेजोनेंस एनर्जी डेल्टा एच है, और अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी पे नीचे जा रहा है, और नीचे जा रहा है तो वो उतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो दिस इज रेजोनेंस। हमने ये कंप्लीट रेजोनेंस पढ़ लिया, लेकिन हमने इस बात को शुरू किया था व्हाई ऑक्सो ग्रुप्स इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। ऑक्सो ग्रुप एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज क्यों करते हैं, इस बात से हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे थे ऑक्सो एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ पता करने का तरीका, और हमने ये देखा था कि ऑक्सो एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपको पता करनी है तो आप उसमें नंबर ऑफ ऑक्सो ग्रुप्स काउंट कर लो, जितने ज्यादा ऑक्सो ग्रुप्स होंगे वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा।
बट फिर क्वेश्चन आ गया था, व्हाई ऑक्सो ग्रुप्स इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक नेचर तो इस OH ग्रुप को शो करना है, तो ये ऑक्सो ग्रुप इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्यों बढ़ाते हैं। दूसरा, एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए हमने जो एक तरीका बनाया था कि पहले उनका H+ आयन हटा दो, फिर बेस बना लो, फिर बेस की बेसिक स्ट्रेंथ चेक करो, वो तरीका यहाँ यूज ही नहीं किया। यहाँ तो आप नंबर ऑफ ऑक्सो ग्रुप गिन ले रहे हैं। अब बताइए, व्हाई ऑक्सो ग्रुप्स इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। इतना सब पढ़ा दिया, उसके बाद आप बता सकते हो क्या ऑक्सो ग्रुप्स एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को क्यों बढ़ाते हैं। तो ज्यादा ऑक्सीजन होने से ज्यादा रेजोनेंस आएगा स्ट्रक्चर में, तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। इसका मतलब वो हाइड्रोजन को लेना नहीं चाहेगा और अच्छा बेस बन जाएगा। परक्लोरिक एसिड जब एक H+ आयन लूज करता है तो परक्लोरेट एनायन बनता है। ये परक्लोरेट एनायन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू ऑक्सो ग्रुप्स पर डीलोकेलाइज हो जाता है। तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस के थ्रू ऑक्सो ग्रुप्स पर डीलोकेलाइज हो जाता है तो चार्ज एक ऑक्सीजन पर न रहकर 4 ऑक्सीजन पे फैल जाता है, और चार्ज अगर फैल जाएगा तो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो ये वीकर बेस हो जाएगा। ये वीकर बेस होगा तो कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्गर रहेगा। मतलब ये ऑक्सो ग्रुप क्या करते हैं, H+ के जाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आता है उसको रेजोनेंस के थ्रू डिस्पर्स कर देते हैं। तो 3 ऑक्सो ग्रुप होंगे तो 4 ऑक्सीजन पर चार्ज डिस्पर्स होगा, लेकिन ऑक्सो ग्रुप 2 होंगे और H+ गया तो नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन एटम्स पर डिस्पर्स होगा। एक ही ऑक्सो ग्रुप होगा तो नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन एटम्स पर ही डिस्पर्स होगा, और एक भी ऑक्सो ग्रुप नहीं होगा तो नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स ही नहीं होगा, और नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स नहीं होगा तो अवेलेबल ज्यादा रहेगा। अवेलेबल ज्यादा रहेगा तो ये स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो वो वीक एसिड हो जाएगा। तो व्हाई ऑक्सो ग्रुप्स इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, because they disperses the negative charge and hence they increases the acidic strength, क्योंकि वो इस बेस को वीक कर देते हैं। तो ऑक्सो ग्रुप्स थ्रू रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देते हैं। तो हम वापस उसी पुराने तरीके पर आ गए कि अगर आपको एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो पहले उनके कॉन्जुगेट बेस बना लो। अब इस कॉन्जुगेट बेस की बेसिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज है उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मत देखो, बल्कि जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज है उसका सरफेस अवेलेबल फॉर चार्ज डिस्पर्सल देखो। मगर अब आपके पास एक टूल और बढ़ गया, जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज है उसका वहां से कहीं और रेजोनेंस डिस्पर्सल देख लो। मतलब आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ को चेक करने के 2 टूल हो गए। पहला टूल क्या है, जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज है उसका सरफेस अवेलेबल फॉर चार्ज डिस्पर्सल। मतलब अगर आपको इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो हम यहां क्या देख रहे हैं, सरफेस अवेलेबल फॉर चार्ज डिस्पर्सल। लेकिन इनकी बेसिक स्ट्रेंथ चेक करनी है तो हम देख रहे हैं रेजोनेंस के थ्रू चार्ज डिस्पर्सल कितना है। बाद में कंक्लूजन सेम वैसे ही निकाल रहे हैं, चार्ज जितना ज्यादा फैल जाएगा अवेलेबल उतना कम रहेगा। अवेलेबल कम रहेगा वो आयन वीक बेस होगा, वीक बेस होगा कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो यहां चार्ज क्या हुआ, एटम की सरफेस पे फैला। यहां चार्ज क्या हुआ, दूसरे एटम्स पे जाके फैल गया।
तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, अगर आपको एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो पहले उनके कॉन्जुगेट बेस बनाओ, फिर उन कॉन्जुगेट बेस में जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज है उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने के बजाय उस एटम का सरफेस देखो, या फिर उस एटम से किसी और एटम पर रेजोनेंस के थ्रू चार्ज डिस्पर्सल देखो, और फिर कंक्लूड कैसे करो, ज्यादा चार्ज डिस्पर्स होगा तो अवेलेबल कम रहेगा, अवेलेबल कम रहेगा तो वीक बेस कर देगा, वीक बेस कर देगा कॉन्जुगेट एसिड को स्ट्रॉन्गर कर देगा। कोई डाउट है इसमें किसी को? परक्लोरिक एसिड में 3 ऑक्सो ग्रुप है, क्लोरिक एसिड में 2 ऑक्सो ग्रुप है। यहां पर चार्ज ज्यादा फैल रहा है, 4 ऑक्सीजन एटम्स पर फैल रहा है, यहाँ 3 ऑक्सीजन एटम्स पर ही फैल रहा है, यहाँ ज्यादा फैल गया है, अवेलेबल कम है, ये वीक बेस है, कॉन्जुगेट स्ट्रांग हो गया। तो आपको बेसिस की बेसिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए नंबर ऑफ टूल्स 2 मिल गए, जितने ज्यादा टूल्स अवेलेबल हो उतना अच्छा है। तो चूंकि ये रेजोनेंस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन हो पाती है बात, इसलिए मैंने आपको रेजोनेंस बताया पहले। सर ऊपर वाले एसिड में 4 ऑक्सीजन है तो 4 में फैल रहा है, और नीचे वाले में 3 ऑक्सीजन है तो 3 में फैल रहा है, तो सर इक्वली एसिडिक नहीं होगा क्या? क्वांटिटी मैटर करती है ना, सरफेस तो बढ़ गया मॉलिक्यूल का तो अवेलेबिलिटी तो कम होगी ना, चार्ज डेंसिटी कम होगी। चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा, चार्ज अपॉन साइज। ठीक है, तो रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग कंपेयर कर रहे थे, मगर अभी हमने जो एसिड्स लिए थे वो इनऑर्गेनिक एसिड्स थे, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है। Relative acidic strength of organic compounds. Relative acidic strength of organic compounds. अभी तक तो हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स चेक कर रहे थे, बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अमॉन्ग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, alkynes are more acidic than alkene, which are more acidic than alkane. alkyne ज्यादा एसिडिक होते हैं एल्कीन से, वो ज्यादा एसिडिक होते हैं एल्केन से। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 तरह के कंपाउंड मिलेंगे। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में एल्काइन ज्यादा एसिडिक होते हैं एल्कीन से, एल्कीन ज्यादा एसिडिक होते हैं एल्केन से। मतलब H+ आयन देने की टेंडेंसी एल्काइन की ज्यादा होती है। अच्छा, इन तीनों में जो हाइड्रोजन निकलना है वो कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन निकलना है। हाउ कैन वी जस्टिफाई that alkynes are more acidic than alkenes, which are more acidic than alkane? How can we justify this? ऑर्डर तो मैंने बता दिया, इसको हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं कि एल्काइन ज्यादा एसिडिक होंगे। अगर ये एल्काइन H+ आयन रिलीज करता है तो ये एल्काइनाइड आयन बनाएगा। एल्कीन अगर एक H+ आयन रिलीज करता है
तो ये एल्कीनाइड आयन बनाएगा। ये अगर एक H+1 रिलीज करता तो ये एल्काइल एनायन बना लेगा। अब इन तीनों में नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम्स पर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों की सेम हुई। तो हाउ कैन वी जस्टिफाई कि इन तीनों में बेसिसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? एक तरीका तो ये था रेजोनेंस के थ्रू चार्ज डिस्पर्सल। यहाँ रेजोनेंस हो नहीं रहा है, यहाँ रेजोनेंस हो नहीं रहा है, यहाँ रेजोनेंस हो नहीं रहा है, क्योंकि जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड के ठीक ऊपर ही है, वो कॉन्जुगेशन में नहीं डबल बॉन्ड के साथ। तो रेजोनेंस वाली बात तो गई। अब बची कौन सी बात? सरफेस अवेलेबल फॉर चार्ज डिस्पर्सल। उसके बजाय अगर नेगेटिव चार्ज सेम एटम पर रहता है, तब हम एक बेसिसिटी चेक करने के लिए एक नई चीज देख सकते हैं। ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, ये तीनों सेम टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में या अलग अलग टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में? अलग अलग। ये वाला लोन पेयर कौन से टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल में है? एसपी। sp ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है। ये लोन पेयर कौन से टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल में है? sp2 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है। और ये वाला लोन पेयर कौन से टाइप के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है? sp3। sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का परसेंटेज s कैरेक्टर कितना रहेगा? 50%। इसका परसेंटेज s कैरेक्टर कितना रहेगा? 33.3%। जबकि इसका परसेंटेज s कैरेक्टर 25% रहेगा। क्योंकि जब मिक्सिंग हुई थी तो एक s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ मिक्स हुआ था, एक s और एक p मिक्स हुए और दो नए ऑर्बिटल बनाए, तो हर ऑर्बिटल में 50% s कैरेक्टर 50% p कैरेक्टर रहेगा। पर यहाँ एक s दो p के साथ मिक्स हुआ, तो जो नए तीन ऑर्बिटल बनेंगे उनमें s कैरेक्टर 33% जाएगा तीनों में। s ऑर्बिटल जो रहते हैं ये न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं बजाय p के। मतलब s ऑर्बिटल न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा पेनिट्रेट करते हैं। The percentage s character of an orbital is directly proportional to electronegativity of that orbital. उस एटम की नहीं, उस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनमें से किस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा रहेगी? लास्ट वाले की। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की इसका परसेंटेज कैरेक्टर 50% है। इसके इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा रहेगी क्योंकि s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा रहेगी क्योंकि इसका परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा है। तो परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा रहेगी, मतलब लेस अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगी। मतलब ये वीक बेस रहेगा, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं रहेगी या अपने इलेक्ट्रॉन किसी को इजीली दे पाएगा, हेंस ये स्ट्रॉन्गर बेस रहेगा, तो ये वीकर एसिड हो जाएगा। मतलब आपको बेसिस की बेसिसिटी कंपेयर करने के लिए एक नया टूल और मिल गया। पहले टूल क्या थे? दो। जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज है उसकी जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज है उसका सरफेस देखो, या जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज है वहां से रेजोनेंस के थ्रू चार्ज डिस्पर्सल देखो। बट अब एक
नया कंसेप्ट और बढ़ गया। जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज है उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल का परसेंटेज एस कैरेक्टर देखो, और ये बात खास तौर से तब काम करती है जब नेगेटिव चार्ज सेम एटम्स पे रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी का।